हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड इट्स फाइनली हियर द 13th फिल्म ऑफ क्रिस्टोफर नोलन, या हमें ये भी कहना चाहिए कि साल की अब तक की लगभग सबसे बड़ी फिल्म। क्या सबसे बड़ी फिल्म, सबसे अच्छी फिल्म भी है, ये इस वीडियो में आगे बात करेंगे। फिल्म की स्टोरी क्या है क्या नहीं है, वैसे तो ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। कई लोगों को ट्रोजन वॉर के बारे में पता है, कईयों को नहीं पता। अगर आपको स्टोरी डिटेल में जाननी है तो मैंने इसको लेकर के एक अलग वीडियो बनाया हुआ है पहले ही, इसे आप देख सकते हैं। और इसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई थी फिल्म पर पूरी, उसके बारे में भी आप इस वीडियो में जान लेंगे। और सबसे मजेदार बात कि वो कंट्रोवर्सी हम इंडियंस के लिए कैसे अच्छी है और क्यों एक इंडियंस को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसका एक टाइटल मैंने ये भी रखा था। ये सब लॉजिकल तरीके से पोस्टमार्टम करके इस वीडियो में दिखाया गया है, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बतानी चाहूंगा। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है, सलाह मैं आपसे लेनी चाह रहा हूं। बहुत लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई ओल्ड क्लासिक मूवीज जो भी हैं, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, जो भी इंडियन सिनेमा हमारा जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस का है, बाहर की भी, उनका रिव्यू करूं, चाहे वो पुरानी है जो भी है। मैंने उसे रीडिजाइन करके एक सीरीज बनाने का सोचा है, जिसमें हम डायरेक्टर्स को लेकर के बात करेंगे। जैसे एक डायरेक्टर उठा लिया, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी 3 फिल्में जो इस पर्टिकुलर डायरेक्टर की मस्ट वॉच हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वो चुन करके उस डायरेक्टर के बारे में, उसकी फिल्म मेकिंग किस तरीके की है, उसको लेकर के क्या वीडियो बनाई जा सकती है। देसी विदेशी दोनों तरह के डायरेक्टर, मतलब जितने मैंने देखे हैं, विदेशी भी, हर डायरेक्टर मैंने नहीं देखा। तो ये आइडिया कैसा है, इसके बारे में मैं आपसे सलाह चाहूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि पहला कौन डायरेक्टर उठाया जाए। मैं ये सीरीज को इसी तरह कंटिन्यू कर रहा हूं कि जो भी टॉप कमेंट होगा या टॉप लाइट कमेंट होगा, सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे किसी डायरेक्टर को लेकर लोग, उसी से शुरुआत करूंगा और फिर उसी तरह सीरीज आगे बढ़ाएंगे। तो इस बारे में बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो में स्पॉइलर फ्री रिव्यू करेंगे। फिल्म में क्या है क्या नहीं है ये मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन जो फिल्म में है वो कैसा है, कितना औसम है या कितना बकवास है, वो इस रिव्यू में बताऊंगा। इसको लेकर के डिटेल्ड वीडियो और भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि फिल्म में बहुत कुछ है बात करने के लिए। पर नॉर्मल स्पॉइलर फ्री रिव्यू शुरू करते हैं। स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड है। सबको पता है ट्रोजन वॉर हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, वो ज्यादा इस फिल्म में नहीं है, क्योंकि ये फिल्म उस बारे में है ही नहीं। फिल्म है ओडेशियस नाम के राजा के बारे में, जिसे जबरदस्ती इस लड़ाई में झोंका गया था। वो लड़ाई जो शायद होनी भी नहीं चाहिए थी। वो अपने जीवन के इंपॉर्टेंट 10 साल अपने राज्य से, अपनी पत्नी से, बच्चे से दूर रह करके ट्रोजन वॉर लड़ने में बिताता है, और उसके बाद अपने घर वापस आने में उसे 10 साल लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसे आती हैं और वो क्यों आती हैं, ये पिक्चर में दिखाया गया है। असल स्टोरी में भी यही था और फिल्म में भी यही दिखाया गया है। और उसके पीछे से उसके किंगडम इथिका पर, उसकी पत्नी पेनेलोपी पर किस तरीके से लोग, उसके राइवल्स, नजर डालते हैं, गंदी नजर डालते हैं, कब्जाने की कोशिश करते हैं। और इस सब के बीच में उसका बेटा अपने बाप के वापसी के लिए किस तरीके से ट्राई कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। यही जर्नी, यही जद्दोजहद पूरी कहानी है। एक बात आप जरूर जान लीजिए कि ये वॉर मूवी नहीं है, ये एक जर्नी है। फिल्म में डायलॉग्स हैं, फिलोसॉफिकल शिट है, कॉन्स्पिरेसी है, पॉलिटिक्स है, इमोशंस हैं, भर भर के ड्रामा है, क्योंकि भाई ग्रीक मैथोलॉजी है। तो वॉर फिल्म अपने दिमाग में रख के मत जाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपको मेनली ट्रोजन वॉर देखने को मिलेगी, नहीं तो मेरे पड़ोस में जो बैठे हुए थे थिएटर में, उनके जैसा आपका हाल हो जाएगा। मैंने एक कॉन्वर्सेशन सुनी थी इंटरवल के समय पे, ओवरहर्ड कॉन्वर्सेशन जिसे कह देते हैं, कि भाई लड़की पूछ रही थी अपने साथी, दोस्त, बॉयफ्रेंड, भाई जो भी होगा, कि वॉर तो खत्म हो गई, तो ये जो पूरा चल रहा है ये क्या है। जिसके जवाब में उसने कहा कि अरे यार, हमको रियल स्टोरी क्या थी ये नहीं मालूम है। तो जालिम नोलन, तेरा एक वॉनबी फैन तुझे माफ नहीं कर पाएगा। मतलब लड़की के सामने बेचारे का कट्टा कर दिया पूरी इज्जत का। तो भाई आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि दिमाग में रखकर जाइएगा कि ये जर्नी मूवी है। और थोड़ा सा हो सके तो ट्रोजन वॉर के बारे में, ओडेशियस, हेलन, उसके पति, पति के भाई, इसके बारे में पढ़ कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब फिर मैं अपनी वीडियो का प्रमोशन कर दूंगा। मेरी ये वीडियो देख के चले जाओ, उसमें मैंने मोटा माटी स्टोरी कवर कर दी है, तो आपको फिल्म के बारे में, प्लॉट के बारे में आइडिया हो जाएगा। कास्ट और एक्टिंग, मैट डेमन, भाई इस बंदे के ऊपर मीम चलता है। मैट डेमन को घर वापस लाने के लिए 4-5 फिल्में बन गई, करोड़ों अरबों खर्च हो गए हैं, वर्थ इट है। मैट डेमन ने ओडेशियस का पात्र निभाया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सराहनीय जिसे कहेंगे। बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग, एक वॉरियर, एक किंग, एक लीडर वो बना है। एक लूजर भी बना है लीडर के साथ साथ। वो होता है ना, सब कुछ जीतने के बाद भी अपना सब कुछ हार जाने वाला एक वॉरियर, एक फाइटर, एक लीडर है। और वो हार कर भी सब कुछ जीत जाने वाला एक किंग है, एक बाप है, एक पति है।
आंखों से एक्टिंग की है बंदे ने, बॉडी लैंग्वेज से एक्टिंग की है, एंड अबव ऑल डायलॉग से तो की ही है। अब तक की बात करूं तो ऑस्कर वर्दी काम कर दिया है बंदे ने। बाकी देखते हैं इस साल और कौन कैसे गुल खिलाता है। एना हैथवे, पेनेलोपे बनी है ये, एक परफेक्ट वाइफ, एक परफेक्ट माँ और एक परफेक्ट वॉरियर क्वीन, जो बिना हथियार उठाए 20 साल तक भेड़ियों के झुंड से लड़ती रही। और वो जीती या नहीं जीती ये आप फिल्म में देखेंगे। ऐसा लगा कि ये रोल उन्हीं के लिए लिखा गया था। रोल लिखने से याद आया अगला, टॉम हॉलैंड, ओडेशियस का बेटा, इसका नाम था टेलीमैकस। कर लिया भाई इस बंदे ने। मुझे थोड़ा सा शक था इसकी एक्टिंग पे, मगर यार ये थोड़ा सा स्पाइडरमैन टाइप वाइब में ना चला जाए, बट कर गया भाई लड़का। एक टीनेजर का रोल उसमें उन्होंने किया है जो कि डरा हुआ है, लड़ना चाहता भी है, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ने उसे बांध रखा है कि वो लड़ नहीं सकता, वो बस अपने पिता की वेट कर सकता है। इस वेट में वो भी एक जर्नी सी जी रहा है अपने पिता की तरह, और वो भी एक अंदर ही अंदर वॉर सी लड़ रहा है, अंदर भी और बाहर भी। बाहर प्रॉपरली लड़ नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर लड़ रहा है। और एक कच्ची उम्र में ऐसे हालात में वो लड़का अपने आप को किस तरह मैच्योर बना लेता है, या हालात, पूरी जो सिचुएशन चल रही है वो उसे बना देती है, ये उसकी जर्नी है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। रॉबर्ट पैटिंसन एंटिनस बने हैं, खलनायक टाइप का ये रोल है। इसके कुछ शॉट्स हैं जो मैं गारंटी के साथ जानता हूं कि नोलन ने जानबूझ के डाले हैं। दारू पीते हुए ग्लास से वो जिस तरीके से देखता है, ग्रीडी, हवस भरी नजरों से सब कुछ देखता है वो, कुछ भी जो उसके आसपास चल रहा है उसे देखने का उसका एक तरीका है। और उसकी आंखों में से छल कपट ग्रीड वो होती है ना, वो सब टपकता आपको नजर आएगा कि एक नीच बंदा है जो अंदर से डरा हुआ भी है, लेकिन ऊपर ऊपर से अपने आप को पावरफुल दिखाने का पूरा ट्राई कर रहा है। ऐसा कैरेक्टर है वो, और परफेक्टली प्ले किया रॉबर्ट पैटिंसन ने। मतलब इस तरीके का रोल उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, पर बंदे ने कर लिया। जेंडाया, मैं निराश नहीं हूं उसकी एक्टिंग से, उसकी परफॉर्मेंस से, क्योंकि मैंने कोई होप ही नहीं लगाई थी। लेकिन भाई उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्ट में बहुत अच्छा लिखा गया है, और ये कास्टिंग बहुत शानदार हुई है। कूडोज टू द कास्टिंग डायरेक्टर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसे ये रोल दिया गया खास तौर पे क्योंकि भाई वो बंदी एक्सप्रेशनलेस है, हमको पता है। ये वैसा ही है जैसे कैटरीना कैफ को या आलिया भट्ट को किसी गूंगे पात्र का रोल दे देना। आपको पता है कि डायलॉग्स बोलेंगे तो हक देंगे, इसलिए इनको चुप रहने दो। इसी तरह जेंडाया का जो कैरेक्टर था फिल्म में, वो ऐसा ही होना चाहिए था, जो एक्सप्रेशनलेस थी। और वो एक्सप्रेशनलेस क्यों थी ये आप फिल्म में देखेंगे। बाय द वे एक और चीज है, जेंडाया क्या एथिना बनी है जो सोशल मीडिया पे चल रहा था और उससे भी आहत हो गए थे लोग? ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आप फिल्म में देखना। लेकिन एक बात कहूंगा भाई, क्रिस्टोफर नोलन मान गए तेरी लिखाई। ये जो सो कॉल्ड अमेरिकन राइट विंग के मुंह पे जो हगा है ये ट्रंप के चेलों के, मजा ही आ गया देख करके। बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर लिखा है, और आप ये फिल्म में देखना भाई, ज्यादा बात नहीं करूंगा इस कैरेक्टर के बारे में। जॉन बेरेंथल मेनेलियस बने हैं, जिनका स्क्रीन टाइम उनके हिसाब से ठीक है, जो रोल था उनका, जैसा कि मैंने कहा ओडेशियस की कहानी है ये, लेकिन हाँ ठीक ठाक उनका स्क्रीन टाइम था। वो भी एक ग्रे कैरेक्टर दिखाया गया है। आप अपने हिसाब से सही गलत ड्रॉ कर लें, लोगों के व्यूज इस पे क्लैश करेंगे, और मुझे लगता है डायरेक्टर राइटर ये चाहता है कि लोगों के व्यूज क्लैश करें, क्योंकि वो कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा था भी जो भी माइथोलॉजी में लिखा गया है, और व्यूज क्लैश करने भी चाहिए। बाकी एक्टिंग इस बंदे ने अच्छी की है, जितना उसका स्क्रीन टाइम था उसके हिसाब से। लुपिटा न्योंगो, ब्लैक हेलन, बहुत बवाल काटा भाई, रो रो के बाल्टियां भर दी भाई अमेरिकन गोरों ने 5 मिनट के रोल के लिए, और शायद 5 डायलॉग, मतलब 5 भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूं यार। बाय द वे इसका कैरेक्टर भी ग्रे लिखा गया है। आप इस पर डिस्कस करने के लिए फ्री हैं कि वो पॉजिटिव लाइट में दिखाई गई है या नेगेटिव लाइट में दिखाई गई है, मतलब वो विक्टिम है या कमीनी है वो कैरेक्टर। मैं इसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब स्पॉइलर वगैरह सब कुछ होंगे, उस पर इस पे डिटेल में बात करूंगा। अभी बस ये कहूंगा कि उसका रोल फिल्म में होना ना होना बराबर था। मुश्किल से 5 मिनट का स्क्रीन टाइम है, 3 से 4 डायलॉग्स हैं। मैंने पहले ही कह दिया था अपने वीडियो में कि ये कहानी हेलन और मेनेलियस की नहीं है, ओडेशियस और पेनेलोपे की है। यदि किसी बंदे को जबरदस्ती में पर्सनल वॉर में घसीटा जाता है, उसके राज्य को, उसके परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है, ये उसकी कहानी है। यहां तो असली विक्टिम एक तरीके से ओडेशियस था। ये कैरेक्टर ब्लैक हो, व्हाइट हो, ग्रे हो, कोई भी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये विक्टिम थी या नहीं, करेंगे इसकी बात दूसरी वीडियो में करेंगे। यहां आप ये समझ लीजिए कि बढ़िया खेला। एलियट पेज, जी नहीं, वो ब्रैड पिट का ट्रॉय वाला कैरेक्टर नहीं है। फर्जी खबर पर आहत होने वाले, तशरीफ जलाने वाले गोरे अभी कुछ और भी जला लेंगे। वो एक ग्रीक सोल्जर के रोल में है, और वो भी एक परफेक्ट कास्ट है। मतलब एलियट, जिनको हम जानते हैं कि वो क्या है, क्यों है,
आप सबको पता ही होगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके हिसाब से उन्हें परफेक्टली कास्ट किया गया। मैं इस पर ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि काइंड ऑफ स्पॉइलर वो हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि इंटरनेट ने जो उन्हें कहने का प्रयास किया था कि ब्रैड पिट जो कि अकिलिस बने थे ट्रॉय फिल्म में वो रोल है, नहीं, वैसा नहीं है। स्क्रिप्ट के हिसाब से उनकी कास्ट परफेक्ट हुई है। स्क्रीन टाइम उनका भी कुछ खास नहीं है, जितना भी है उसमें उसने ठीक ठाक एक्ट कर लिया है। जॉन लेगिजामो यूमेयस बने हैं। इस कैरेक्टर और एक्टर का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। ये ओडेशियस किंग जो था उसका एक सेवक कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, एक बड़ा लॉयल व्यक्ति जो उसके किंगडम में था, और वो अंधा था और बहुत ही शानदार एक्ट किया है भाई इस बंदे ने। जॉन, वेरी वेल डन। इतनी बड़ी कास्ट में अपनी छाप छोड़ जाना बहुत टफ होता है, और वो भी तब जब ऐसे ऐसे दिग्गज हैं मैट डेमन जैसे, बट परफेक्टली बंदे ने अपनी छाप छोड़ दी। आई एम इम्प्रेस्ड। निम्फ का रोल थिरोन ने किया है। एकदम रोल में ढलकर उन्होंने काम किया है। स्क्रीन टाइम उनका भी कुछ खास नहीं था, लेकिन एक्टिंग अच्छी की है, और एक्टिंग से भी ज्यादा बहुत सुंदर लगी है वो स्क्रीन पे, क्योंकि वो रोल ऐसा ही था। यू आर सपोज टू बी वेरी हिप्नोटाइजिंग वाला सुंदर जो होता है ना, कि मोहित कर ले अपने आकर्षण में, अपनी सुंदरता में किसी को, वैसा रोल था। और उन्होंने जितना भी था उनका रोल बढ़िया उन्होंने किया है। ओवरऑल कास्टिंग की मैं कहूं तो बहुत ही परफेक्ट कास्टिंग है। जिस बात पे शिकायत की जा रही थी, वोकनेस है, लहसुन है, ये है वो है, उसका पूरी तरीके से ऑपोजिट किया है। ब्लैक हेलन पर डिटेल में बात करूंगा, जैसा कि मैंने बताया स्पॉइलर वाली वीडियो में, उसमें सब कुछ होगा। उसमें बहुत से एंगल हैं, मैं अभी बताना नहीं चाह रहा हूं। अभी आप केवल फिल्म एंजॉय करिए। एलियट पेज वाला कैरेक्टर हो या जेंडाया का कैरेक्टर हो, एक एक लेयर निकाल करके छिलाई करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पे। लेकिन अभी मैं कहूंगा कि कास्टिंग बहुत ही परफेक्ट हुई है। बैकग्राउंड स्कोर तो सबसे पहले ये जान लीजिए दैट द 99th एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर गोज टू लुडविग गुरेनसन। यदि ड्यून 3 में हैंस जिमर ने कुछ बहुत ही तगड़ा नहीं कर दिया, यदि कर भी देते हैं तो तगड़ी टक्कर होने वाली है। क्या बीजीएम बनाया भाई बंदे ने। और सबसे बड़ी बात यह है, ये आप इस आर्टिकल में देख लीजिए, उस समय का लगे इसलिए ग्रीक इंस्ट्रूमेंट्स, लोहा, लंगड़, स्क्रैप से म्यूजिक बनवाया है। और मुझे लगता है यही चीज ऑस्कर में अगर टाई की सिचुएशन आती है हैंस जिमर में और लुडविग में, तो ये चीज टाई ब्रेकर का काम करने वाली है। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है, ड्यून 3 अभी आई नहीं है। जितना शानदार म्यूजिक बना है, बनता है भाई ऑस्कर। चाहे फिल्म के एक्शन के समय हो, ट्रोजन वॉर के जितने सीन है उसके समय हो, एक केव का पूरा सीक्वेंस है, हेडन यानी कि हेल का पूरा सीक्वेंस है, ये सब अगर आप सुनने चाहेंगे तो आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा। लेकिन पहले आप फिल्म में एंजॉय करो, उसके बाद आप आकर के खुद सुनोगे। एक फाइनल बैटल का सीन है जो इथिका में होती है, उस समय भी कई ऐसे मूवमेंट्स हैं, ये तो मैंने कुछ बताए हैं आपको। इतना अपलिफ्टिंग और रोंगटे खड़े करने वाला जो म्यूजिक होता है, आपको टोज पे रखेगा, जो उस तरीके का बीजीएम है, मजा आने वाला है आपको। और सबसे बड़ी चीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज नहीं हुआ है बीजीएम बनाने में, और वो आपको फील होगा। 300 फिल्म आपने देखी होगी, उसमें जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए थे वो यहाँ पे बजते हुए दिखे हैं, आपको फील होंगे। वो नगाड़ा कहते हैं, मंजीरा जिसको कहते हैं, वैसा साउंड। इसीलिए मैं एक और चीज कहूंगा भाई, खराब साउंड वाले थिएटर में मत जाना। आईमैक्स की टिकट फिलहाल तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर बुक चल रही है अगले 3-4 दिन के लिए। नॉर्मल में ही चले जाना भले ही, लेकिन साउंड बढ़िया होना चाहिए, वरना आप ये मान लीजिए कि आपकी आधी फिल्म मिस हो जाने वाली है। सिनेमाटोग्राफी की बात करता हूं भाई, बैटल छोड़ दो, वाइड एंगल शॉट्स छोड़ दो, पहाड़ों के शॉट्स, सीनरी छोड़ दो, पर जो समुद्र के शॉट्स हैं, वो जितने भी सीक्वेंसेस हैं, आपको पूरी फिल्म में हर समुद्र वाले सीक्वेंस में ये फील होगा कि आप उसी बोट पर हो। बहुत ही शानदार काम किया है। और सबसे बड़ी बात, ये काम, इस लेवल का कैमरा वर्क इस हाथी जैसे साइज वाले आईमैक्स कैमरा के साथ हुआ है। कूडोज टू द होल कैमरा क्रू, सैल्यूट है भाई। बहुत ही शानदार काम, सीनरी वाइज, शॉट्स वाइज, जिसे कहते हैं ना, सूदिंग लग रहा है आंखों से देखने में। चाहे समुद्र के शॉट्स हैं, होराइजन के शॉट्स हैं, पहाड़ का ऊपर से जितने भी शॉट लिए गए हैं, किले के शॉट्स लिए गए हैं, वो तो एक बात हो गई। बैटल के टाइम की बात करें, चाहे ट्रॉय की हो या फिर इथिका की हो, रास्ते में जंगलों में जो लड़ाई झगड़ा दिखाया गया है, सिनेमाटोग्राफी में एक टेंशन है, पूरे सीन को, पूरे सीक्वेंस को एक और 4 चांद वो लगा देती है। चाहे आपकी कैमरा मूवमेंट हो, शेक्स हो, काइंड ऑफ पीओवी शॉट देना कि आपके कैरेक्टर के पीछे कैमरा है तो आप उस कैरेक्टर के साथ साथ मूव कर रहे हो, चाहे वो गुफा में जा रहा है, किसी घर में घुस रहा है, किसी पे अटैक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, समुद्र के और केव वाला जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, वहां पे जो लाइट का यूज है, जो बिजली कड़काई है भाई नोलन ने, वाह। सिनेमाटोग्राफी अगर किसी और फिल्म में बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं हो जाती है तो मुझे लग रहा है कि उसका ऑस्कर भी उठा लेने वाली है फिल्म। और आईमैक्स कैमरा उसमें भी एक टाई ब्रेकर का काम करेगा कहीं पे अगर चीजें फंसती हैं तो।
एडिटिंग की बात करूं तो एक न्यूज आई थी कि भाई फिल्म बहुत लंबी थी, मतलब इससे कहीं ज्यादा शूट हुई थी। 70 mm के चक्कर में फिल्म 3 घंटे के अंदर निपटानी पड़ी, क्योंकि जो 70 mm स्क्रीन वाले थिएटर होते हैं उनके प्रोजेक्टर्स मशीन्स 3 घंटे की रील वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो चला नहीं सकती, उठा नहीं सकती वो मशीन्स। अब ये न्यूज कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फिल्म और भी बन सकती थी और आई होप कि और भी बनती। ऐसा नहीं है कि कुछ अधूरा सा रह गया, बट आप जब वो ओडेसियस की जर्नी फॉलो करने लगते हो ना तो आप चलने लगते हो उसके साथ, आप डूब जाते हो, आप और जानना चाहते हो उसके बारे में, उसकी कहानी, उसकी वॉर का एक्सपीरियंस। मतलब 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगी फिल्म यदि आप डायलॉग्स की गहराई सुनना समझना शुरू करोगे। एडिट की एक और बढ़िया चीज कि ऐसी फिल्मों में कई बार हो जाता है कि लंबे लंबे डायलॉग वाले शॉट्स हैं तो आप बोर हो जा रहे हो कि यार बातें ही करे जा रही हैं, 2 पात्र। ये बिल्कुल नहीं किया गया है कि आधे आधे घंटे बोरियत चल रही हो, नहीं, इतनी शानदार टाइमलाइन बनाई है। ऑब्वियसली नोलन की फिल्म है तो सीधी सीधी तो होनी नहीं थी, नॉन लीनियर है, बट उतनी भी नॉन लीनियर नहीं है मोमेंटो लेवल की कि आप खो जाओ। एक टाइम के बाद फिल्म सीधी हो जाती है, लेकिन इतनी सुंदर काटी है ना कि हर 15-20 मिनट में आपको एक्शन दिखा करके ड्रामा में डाल करके एंटरटेन करने का भी पूरा जुगाड़ किया है। लंबी कॉन्वर्जेशंस में आपको धकेला नहीं है जबरदस्ती। हो सकता है कि किसी को लंबी फिल्म लगे ये कि भाई 2 घंटा 50 मिनट हो गई है, क्या राजे महाराजे चल रहे हैं ये सब, लेकिन मुझे भाई परफेक्ट टाइम लगा। मुझे 4-4 घंटे की फिल्म देखने की आदत है, आप ये भी कह सकते हो, लेकिन फिल्म विजुअली इतनी अट्रैक्टिव है कि वो आपको बांध लेगी, बोर नहीं होने देगी। वीएफएक्स की बात करूं तो नोलन कितना करता है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हाँ वीएफएक्स पे काम हुआ है, बट आप ये मान लो कि वो वीएफएक्स लग नहीं रहा, वो असल लग रहा है। अब आप जज कर लो कि भाई ये फिल्म मेकर आर्टिस्ट की जीत है या हार है। ये सभी एस्पेक्ट्स कवर करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाता हूं, अच्छी बुरी चीजें फिल्म की। सबसे पहले तो आईमैक्स एक्सपीरियंस। ये फिल्म पूरी तरह एक एक शॉट, एक एक सीन, एक एक फ्रेम 70 mm आईमैक्स की रील पे शूट हुआ है। इसी बात से फिल्म की मार्केटिंग हुई थी, ईच एंड एवरी फ्रेम इज आईमैक्स, और वो है। अब इंडिया में वो आईमैक्स एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, वो मुझे पता है, कोई थिएटर हमारे यहाँ नहीं है, उसकी बात करूंगा अगली वाली वीडियो में, डिटेल में उस पर बात करूंगा। अभी बस मैं यही कहूंगा कि भाई मेरी जो शिकायत थी अपनी पिछली 2 फिल्मों से, वो मेरी शिकायत दूर हो गई है पूरी, थैंक्स टू क्रिस्टोफर नोलन। मेरी शिकायत डंकर्क से थी और ओपेनहाइमर से थी कि डंकर्क में केवल विजुअली अच्छी चीजें दिखाई गई थी, वो देखने में अच्छी लग रही थी, लिखाई में कहीं ना कहीं कमी थी, उस फिल्म में से सोल मिसिंग थी, जो नोलन की फिल्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रेस्टीज हो, डार्क नाइट हो, कोई भी हो। ओपेनहाइमर के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो एक कोर्टरूम ड्रामा थी जिसे बेमतलब में आईमैक्स के नाम पे बेचा गया था। ना पूरी फिल्म आईमैक्स में शूट हुई थी, कोई मतलब नहीं था, अंदर इंटीरियर्स के शॉट थे, वहां पे आईमैक्स चलाया ही नहीं जा सकता था। और दूसरी बात, उसकी स्टोरी अच्छी थी, प्लॉट था, डायलॉग्स अच्छे थे, एक्टिंग अच्छी थी। पॉइंट यह है कि उसमें सोल थी, बट मिसिंग थी उसमें विजुअल ऑसमनेस, जिसके लिए नोलन जाना जाता है। द ओडेसी इन दोनों को मिला देती है, मेल करा दिया उस पिक्चर ने। फिल्म में भारी भरकम सोल है एंड इट्स अ विजुअल मार्वल। मैं कहूंगा कि चाहे देर से जाना भाई, लेकिन आईमैक्स में फिल्म देखने जरूर जाना। जैसी भी स्क्रीन्स हैं आपके घर के आसपास, 70 mm इंडिया में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, वो 1:4:3:1 वाला रेशो नहीं है, 1:90:1 वाला यहाँ चलता है, लेकिन फिर भी फिल्म आईमैक्स के लिए ही बनी है। नॉट ओनली विजुअल्स, साउंड भी, जैसा कि मैंने बताया, आपको साउंड फील होगा आईमैक्स में। मैं अपने लिए तो कह रहा हूं भाई, मैं ये फिल्म दोबारा देखने जरूर जाने वाला हूं। थोड़ी टिकट सस्ती हो जाए भाई, हद मचा रखी है इन्होंने, 1,500 हजार की टिकटें बिक रही हैं। एक और चीज मजेदार फिल्म की जो है, और इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत शानदार लिखा है और डिलीवर भी किया है। एक कॉन्वर्जेशन है लास्ट में, मैं कॉन्वर्जेशन के बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगा, किसके बीच में है ये भी नहीं बताऊंगा, बस मैं ये कहूंगा कि एक्सपीरियंस करिएगा और क्लाइमैक्स तक फिल्म आपको बांधे रखेगी, और क्लाइमैक्स पे जो आपको अनुभव होगा वो एक अलग टाइप की फीलिंग है। सारे एस्पेक्ट्स मैंने लगभग कवर कर लिए हैं, इससे ज्यादा डिटेल्स दूंगा तो वही स्पॉइलर हो जाएगा। अभी कुछ नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेयर बाय लेयर, नरेटिव, पॉलिटिक्स, वोकनेस वाला एंगल जरूर छेड़ेंगे, एक एक पॉइंट का काउंटर किया जाएगा, जो इस फिल्म के अगेंस्ट कैंपेन किया जा रहा था वो सब डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन अभी यही कहूंगा दैट दिस माइट बी द बेस्ट मूवी ऑफ दिस ईयर टिल डेट, अभी तक की। तो अभी अगर आपने टिकट्स नहीं कराई हैं तो फिलहाल तो आईमैक्स के नहीं मिलेंगी अगले 2-4 दिन तक, लेकिन जब भी मिले डोंट मिस दिस वन। और सबसे मजेदार बात, जो अमेरिकन जटुओं की, गोरों की बजाई है ना इस आदमी ने, नोलन ने, खेल गया। मतलब वो ट्रंप के टट्टों को वहीं घुसा दिया है जो वो डिजर्व करते हैं, और अपनी फिल्म से बोला है, मुंह से नहीं बोला। ये चीज अच्छी थी।